नमस्कार। एलआर कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एलआर मोबिया आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो देखिए कक्षा 12 का हमने एक टॉपिक चालू कर रखा है, इसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता के लिए हम आज 13.1 को पढ़ने वाले हैं। 13.1 के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कल क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। कल हमने पढ़ा था घटना ए या घटना बी की प्रायिकता, जिसको हमने क्या बोला था कि प्रायिकता ए यूनियन बी। मैंने बार बार बोल रहा हूं, यूनियन का मतलब था अथवा या और वाला ये वाला और अथवा या तो ए या बी की प्रायिकता, यानी प्रायिकता किसकी, ए यूनियन बी की। तो फॉर्मूला क्या आया था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा फॉर्मूला आया था। फिर हमने बोला था कि यदि ए व बी कैसी आपकी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं, तो नए जुड़े तो देख लेना, पीछे अपवर्जी घटना के बारे में मैंने बता रखा है कि जो साथ साथ घटित ना होती हो। तो यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का मान फाई आएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आएगा, आपका फाई आएगा। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आएगा, 0। यानी ए इंटरसेक्शन बी में अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। और अगर ए इंटरसेक्शन बी में अवयव की संख्या 0 है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान, आपको पता है प्रायिकता की परिभाषा क्या थी, मैं थोड़ा सा साइड में लिख भी देता हूं कि पीई, किसी भी घटना यहां पर बोलते हैं उसको घटना बोलते हैं, किसी भी घटना की प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो यहां पर अगर अपन को ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, 0। यानी ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 0। क्योंकि परस्पर जो अपवर्जी घटनाएं होती है उनमें ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होता है, 0 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आएगा, 0 बटे समथिंग। और किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते तो क्या आता है, 0 आता है। यानी ए और बी अगर परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है प्रायिकता ए यूनियन बी की, वो आएगी आपकी पी ए प्लस पीबी। क्या आएगी, पी ए प्लस पीबी। लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कब, जब ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना होंगी। ए और बी परस्पर क्या होंगी, अपवर्जी घटना होंगी। यानी ए और बी परस्पर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे, तभी जाकर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी पी ए प्लस पीबी के बराबर होगा। इतना हम कल डिस्कस कर चुके थे। इसी को थोड़ा सा मैं अगर वेन डायग्राम से समझाता हूं, हालांकि कक्षा 11 का थोड़ा सा पार्ट है लेकिन फिर भी समझ लो, आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कि मान लीजिए प्रायिकता की बात कर रहा हूं, तो प्रायिकता में मान लीजिए ये सैंपल स्पेस S है, सैंपल स्पेस S है, इसके उपसमुच्चय होते हैं हमारे इवेंट। मान लीजिए ये सैंपल स्पेस S है और इसके उपसमुच्चय क्या होते हैं, घटनाएं। मान लीजिए दो घटनाएं हैं, एक घटना A है और एक घटना B है। ये घटना A है तो यही लिख देता हूं, ये घटना आपकी A है और ये घटना आपकी कौन सी है, B। और ये दोनों किसके उपसमुच्चय हैं, ये दोनों उपसमुच्चय हैं किसके, सैंपल स्पेस के। तो इसका मतलब ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला यहां से जिसको मैं यहां पर बिल्कुल सेट कर रहा हूं, तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा क्या, अगर आप इसमें से क्या कर देते हैं, ये जो पोर्शन अपना है वो क्या आ जाएगा हमारा a माइनस बी। ये क्या बन जाएगा हमारा a माइनस बी। यानी a माइनस बी को ये क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। यानी इसके अंदर केवल और केवल किसके अवयव है, a माइनस बी के। ये तो आपने कक्षा उसमें पढ़ी होगी, किसमें, कक्षा नंबर कौन सी, ये कक्षा नंबर 11 में पढ़ी होगी। और अगर इसको मैं बात करूं तो ये खाली किसके लिए है, ये आपका b माइनस a। और जो बीच का जो बच रहा है ये वाला एरिया, जो बीच का एरिया है वो तो आप लोग सभी जानते हो, इसको क्या बोलते हैं अपन, a इंटरसेक्शन b। इसको क्या बोलते हैं भैया अपन, a इंटरसेक्शन b। यानी अगर अपन बात की जाए कि a यूनियन b का मान किसके बराबर है, तो a यूनियन b का मान हो गया a माइनस b यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस a। अगर तीनों का यूनियन कर दिया जाए तो भी क्या हो जाएगा हमारा, a यूनियन b आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम इसके बारे में क्या रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें।
अब आगे और थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये a माइनस बी का हमारा यहाँ तक है इंटरसेक्शन, तो अगर सबको मिला ले यूनियन कर ले तो हमारा a यूनियन b हो जाता है। अगली बात है कि अगर अपन यहाँ से a डैश की बात करें, ध्यान दीजिए a डैश, तो a डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो a डैश का मान कितना आता है, पूरक, s माइनस a, तो a डैश को कौन व्यक्त करेगा, a डैश को फिर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए ये आपका है और ये आपका s है, ये क्या आपका a है, तो a डैश कौन हो जाएगा, s में से a को घटाने वाला, तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका क्या हो गया, a डैश बन गया, क्या बन गया, a डैश बन गया। ये आपका जो बाहर का जो छायांकित भाग है उसको क्या बोलते हैं अपन, a डैश। तो a और a डैश का अगर यूनियन करते हैं तो क्या मिलेगा अपन को, सैंपल स्पेस मिलेगा, क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस। तो ये थोड़ी सी आपकी वेन आरेख की बात मैं कर रहा हूं। अब आज हम क्या करेंगे, आज और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक तो हमको पढ़ना है वो परिणाम जो सभी संभावित परिणाम कैसे हो, उनके अंदर इक्वली लाइकली हो, यानी सम संभाव्य परिणाम, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। संभाव्य परिणाम, नाम से पता चला अंग्रेजी में तो बिल्कुल इक्वल है, इक्वली लाइकली इवेंट, यानी सम यानी समान और संभाव्य यानी संभावना वाले और परिणाम यानी आउटकम्स या परिणाम, समान संभावना वाले परिणाम। ऐसी भी आपकी घटनाएं होती है, जैसे एक घटना ऐसी है जिसके सभी परिणाम कैसे होते हैं, सम संभाव्य परिणाम। तो ये आपकी घटना की बात करूं तो मान लीजिए जैसे अपन ने एक पासा उछाला, पासे को क्या कर दिया, उछाल लिया, एक पासे को उछाला गया है और एक पासे को उछालने पर आपका सैंपल स्पेस क्या बनता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक पासे को उछालने पर आपके 6 परिणाम होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन एक आने की भी तो संभावना उतनी है, एक आने की संभावना कितनी है, 1/6, और 2 आने की संभावना भी कितनी है, 1/6, और 3 आने की संभावना भी कितनी है, 1/6। क्यों भाई, 3 तो एक ही है इसके अंदर। 4 आने की संभावना भी कितनी है, सॉरी 1/6, 5 आने की संभावना भी कितनी है, 1/6, और 6 आने की संभावना भी कितनी है, 1/6। तो ऐसी घटना जिसके सभी परिणाम समान आए, जिसके सभी परिणाम समान संभावना वाले हो, जिनकी सभी परिणामों की संभावना क्या हो, समान हो, उनको क्या बोलते हैं, सम संभाव्य परिणाम, इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी जिनके परिणाम क्या हो, समान हो, आउटकम समान हो सैंपल स्पेस के। लेकिन आगे और थोड़ा सा मैं आपको एक इवेंट बता रहा हूं, मैं आपको एक क्या नाम से एक प्रेक्षण बता रहा हूं, एक यादृच्छिक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से समझ लेना। अगर बात, चलो एक और ले लेता हूं इसी का एग्जांपल, सम संभाव्य परिणाम, सम संभाव्य परिणाम। इसको और थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए अपन ने क्या कर लिया, एक सिक्के को उछाला है, एक सिक्के को उछाला। अब एक सिक्के का उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा कि भाई या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो हेड इन टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसके अंदर, 2 हैं एस के अंदर। तो हेड आने की कितनी संभावना है, इसकी संभावना भी तो 1/2, हेड एक ही तो है इसके अंदर, और टेल आने की संभावना भी कितनी है, 1/2। यानी इसके जो परिणाम है, आउटकम्स है, वो सारे कैसे हैं, सम संभाव्य परिणाम है, जिनकी संभावना क्या है, आने की सभी की समान संभावना, प्रायिकता क्या उनकी समान है। ऐसे परिणामों को क्या बोलते हैं अपन, सम संभाव्य परिणाम। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि माना एक सिक्के को उछाला जाता है, पूरा सिक्के को उछाला जाता है, तथा यदि चित आए तो पुनः दूसरा सिक्का उछाला जाता है, पुनः दूसरा सिक्का उछाला जाता है। दूसरा सिक्का उछाला जाता है, और यदि
पट आए तो पासा फेंका जाता है। इसको अगर तुम समझ गए तो प्रायिकता के बारे में बहुत कुछ समझ जाओगे आप। एक सिक्के को उछाला जाता है और आपकी पूरी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है पूरा समझना। एक जो एक्सपेरिमेंट है आपका उसको क्या करना, पूरे को समझना। एक सिक्के को उछाला जाता है तथा यदि सिक्के पर चित आए तो दूसरा पुनः सिक्का ही उछाल दिया जाता है, और यदि पट आता है तो पासे को फेंका जाता है। तो इसके लिए क्या सैंपल स्पेस बनेगा जरा मैं देखता हूं। तो जैसे यहाँ पर एक बार सिनेरियो बना के देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या एक सिक्का है जिसके दो पहलू होते हैं एच और टी। ध्यान से समझ लेना, एक सिक्का है जिसके दो परिणाम हो सकते हैं, तो हेड आ सकता है या टेल, दो साइड होते हैं उसके। तो या तो उसका मान लीजिए सिक्के को पहली बार उछाला तो सिक्के का आउटकम होता है हेड या टेल। समझना, एक सिक्के को उछाला गया है, सिक्के को उछालने पर हेड आने की संभावना कितनी है, 1/2, और टेल आने की संभावना भी कितनी है, 1/2। आगे सिक्का नहीं उछाला, फिर उसने कहा कि यदि हेड आए चित आए तो वापस सिक्का उछाला जाता है। तो वापस सिक्का उछाला गया तो उसका क्या आ सकता है, हेड या टेल। ध्यान समझना, एक सिक्का उछाला जाता है, सिक्का उछालने पर क्या आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है। तो हेड आने की संभावना कितनी है, 1/2, और टेल आने की संभावना भी कितनी है, 1/2। आगे क्या कह रहा है कि अगर हेड आ जाए तो मान लो तो फिर वापस सिक्का ही उछालते हैं वापस, तो हेड आ जाएगा। तो अब देखो ये हेड आने की प्रायिकता 1/2 थी, अब यही संभावना कितने भागों में बट रही है, 1/2 भागों में। तो यानी ये आने की संभावना कितनी हो जाएगी, 2 भागों में है तो 1/4, और ये भी कितनी हो जाएगी, 1/4, 2 भागों में बढ़ जाएगी। लेकिन अगर क्या कह रहा है कि यदि पट आ जाता है तो पासा फेंका जाता है, टेल आने पर क्या फेंका जाता है, पासा। तो यहां पर मान लो टेल आ गया तो पासा फेंका जा रहा है, तो क्या आएगी, 1, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। तो अगर पहली बात तो टेल आने की संभावना कितनी थी, 1/2, और टेल के बाद में कितने भागों में बट गया ये परिणाम, 6 भागों में। यानी अब सभी भागों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/12, 6 का भाग लग जाएगा इसमें। इसकी भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/12। ये आने की प्रायिकता भी कितनी होगी, 1/12। इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 1/12, 1/12 और 1/12। यानी ये तो ये परिणाम आ सकता है H, H, एक परिणाम आ सकता है H, T, और एक परिणाम आ सकता है T, 1, एक परिणाम आ सकता है T, 2, एक परिणाम आ सकता है T, 3, एक परिणाम आ सकता है T, 4, एक परिणाम आ सकता है T, 5, और एक आ सकता है T, 6। लेकिन इसकी प्रायिकता है 1/4 आने की, इसकी प्रायिकता 1/4 आने की, लेकिन इसकी प्रायिकता 1/12 है आने की। 1/12 है, 1/12 है, 1/12 है, 1/12 है। तो क्या ये सभी आउटकम्स हैं, वो सभी परिणाम, क्या सभी परिणाम समसंभाव है? तो आंसर है जी नहीं, ये परिणाम सभी परिणाम समसंभाव नहीं है, यानी ये नॉट इक्वली है, नॉट इक्वली लाइकली है, यानी ये परिणाम समसंभाव्य नहीं है, क्योंकि इनके जो परिणाम है उन सभी परिणामों की प्रायिकता आने, उन सभी परिणामों की जो प्रायिकताएं हैं या उन सभी परिणामों को आने की प्रायिकता कैसी है, भिन्न भिन्न है। इसीलिए ये परिणाम समसंभाव्य नहीं है। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान दें कि कौन से परिणाम समसंभाव्य हैं और कौन से परिणाम समसंभाव्य नहीं है। तो समसंभाव का मतलब होता है कि जितने भी परिणाम आपके आते हैं सैंपल स्पेस में, उन सभी परिणामों की जो प्रायिकताएं हैं वो प्रायिकता कैसी होती है, समान होनी चाहिए। अब हम कक्षा 12 के अंदर एंटर करने वाले हैं, और कक्षा 12 में एंटर करते समय पहला ही टॉपिक है सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता। अब सप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला तो मुझे भी पता है, लैंग्वेज भी पता है, लेकिन इसको पहले अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ध्यान से समझना, इसको क्या करते हैं, मार्कर में नीचे रख दिए, इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंडीशनल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ध्यान से समझ लेना, प्रोबेबिलिटी।
प्रतिबंधित प्रायिकता भी बोल सकते हैं, प्रतिबंधित या सप्रतिबंध प्रायिकता। इसको समझाने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई भी आपका प्रतिदर्श समष्टि है, सैंपल स्पेस है, कोई भी आपका यादृच्छिक परीक्षण है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, कोई भी प्रयोग है, उस प्रयोग का सैंपल स्पेस है और उसी सैंपल स्पेस की कितनी घटनाएं हैं? 2 घटनाएं हैं। तो क्या एक घटना का घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़ता है या नहीं पड़ता है? इसको पढ़ने वाले हैं हम। वापस बोल रहा हूं कि मान लीजिए कोई सैंपल स्पेस है, सुन लीजिए ढंग से, कि मान लीजिए कि कोई सैंपल स्पेस है किसी भी यादृच्छिक परीक्षण का, तो उस सैंपल स्पेस की कितनी घटनाएं हैं? 2 घटनाएं हैं। तो एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़ता है या नहीं है, उसको हम पढ़ना चाहते हैं। तो उसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है, ध्यान समझना। मान लीजिए क्या है, एक पासे को फेंका जाता है, तो इसके लिए सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? इसके लिए सैंपल स्पेस बन जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ये आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक पासे को फेंका जाता है। यदि, और इसको और बढ़ा देता, चलो क्वेश्चन ही कर देता हूं, यदि पासे पर प्राप्त अंक, पासे पर प्राप्त अंक 2 से बड़ा है तो, यदि पासे पर प्राप्त अंक 2 से बड़ा है तो विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? क्वेश्चन से थोड़ा सा समझ में आएगा। एक पासे को फेंका जाता है, पता क्या है कि यदि पासे पर प्राप्त अंक 2 से बड़ा तो है, तो विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, इसको हमको पढ़ना है। तो हमारे पास में यहां पर इसमें 2 घटनाएं हैं। एक घटना तो यह है कि E1 मान लीजिए एक घटना है, और E1 क्या है कि पासे पर प्राप्त अंक क्या है? 2 से बड़ा। या मान लीजिए एक घटना का नाम क्या रख दिया अपन ने, मान लीजिए एक घटना तो अपनी E है। E घटना क्या है कि विषम अंक आना, विषम अंक आना, और F एक दूसरी घटना है जिसको बोले अपन पासे पर प्राप्त, पासे पर प्राप्त अंक 2 से बड़ा। ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन को रखिए साइड में, मैंने 1 मिनट इस क्वेश्चन को साइड में रख लीजिए कि मान लीजिए आपके पास में एक सैंपल स्पेस है, क्या? S बराबर 1 2 3 4 5 एंड 6। इस सैंपल स्पेस की ही 2 घटनाएं हैं। एक घटना तो विषम अंक आना और दूसरी घटना पासे पर प्राप्त अंक 2 से बड़ा आना। तो विषम अंक आने का मतलब तो क्या हो गया? 1 3 और 5, ये तो इसके होगी E, ठीक है, घटना E के लिए अनुकूल परिणाम हो गया आपके। और पासे पर प्राप्त अंक 2 से बड़ा आना चाहिए, यानी 3 4 5 और 6, ये हो गया आपका। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम समझते हैं। क्या इस क्वेश्चन को ऐसे हम कर सकते हैं? कर सकते हैं, ऐसे भी दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। और क्या इसके लिए फॉर्मूला है? हाँ, फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला कैसे आया उसी की बात करने वाले हैं। ये क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को पढ़ना, कि एक पासे को फेंका जाता है, यदि पासे पर प्राप्त अंक 2 से बड़ा है, यानी पासे पर प्राप्त अंक 2 से बड़ा है, ये तो हमको पहले से ही पता है, तो फिर विषम अंक आने की क्या प्रायिकता होगी? ध्यान से समझना क्या कह रहा है कि एक पासे को फेंका जा रहा है, ये हमारा परीक्षण है, और यदि का मतलब कंडीशन दी हुई है आपको कि यदि पासे पर प्राप्त अंक 2 से बड़ा है, तो यानी पासे पर प्राप्त अंक 2 से बड़ा है, ये तो हमको पता है, तो फिर बताओ कि विषम अंक आने की क्या प्रायिकता होगी? तो फिर हम क्या कहेंगे कि यार यदि पासे पर प्राप्त अंक 2 से बड़ा है, तो फिर इसका मतलब है कि सैंपल स्पेस को तो साइड में ही रख दो,
भाई इतना तो हमको पता है कि पासे पर प्राप्त अंक कौन सा है, ये अंक प्राप्त हुए अपन को, ये तो क्लियर है, उसने बता दिया। ध्यान दीजिए, उसने क्या कहा कि यदि पासे पर प्राप्त अंक 2 से बड़ा है तो विषम अंक आने के बाद की प्रायिकता है। यानी उसने कह दिया कि पासे का उछाला गया है और यह भी हमको पता चल गया है, क्या पता चल गया कि पासे पर जो प्राप्त अंक 2 है वो 2 से बड़ा है। तो हम तो कहेंगे कि यार सैंपल्स को तो साइड में रख लो, क्योंकि प्रायिकता क्या होती है, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को तो व्यक्त करती है। तो हमारी संभावना तो और क्लियर होती जा रही है, क्योंकि उसने कहा कि पासे पर प्राप्त अंक 2 से बड़ा है, इतना तो हमको पता भी है। तो उसके बाद में आपको पता है कि ये चीज तो हमारी आएगी, ये चीज तो पता है कि ये चीज तो हमारी आ चुकी है। क्या आ चुकी है कि यदि पासे पर प्राप्त अंक 2 से बड़ा है, ये तो हमको पता है। तो हमने कहा कि अगर यार यही पता है तो फिर किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, फिर आपको प्रायिकता करने की विषम संख्या आनी चाहिए। तो आप कहोगे कि यार इस ऐसी बात है, तो ये तो हमारा हमको पता ही है कि 2 से बड़े अंक कौन कौन से ये हैं। तो 2 से बड़ा अंक है तो मैं क्या लिखूंगा कि यदि पासे पर प्राप्त अंक, यदि पासे पर प्राप्त अंक, मैं थोड़ा सा डार्क लिख देता हूं, यदि पासे पर प्राप्त अंक 2 से बड़ा है तो, क्योंकि ये तो बता दिया उसने कि पासे पर प्राप्त अंक 2 से बड़ा है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो इसका मतलब पासे पर प्राप्त अंक 2 से बड़ा है तो विषम संख्या इसमें कितने हैं, फिर आपके 2 ही है। कौन कौन से, 3 और 5। तो इसके लिए जो विषम संख्या है, तो विषम संख्या कितनी होगी, 3 और 5 यानी 2, और बटे कुल परिणाम कितने, 1 2 और 3 4, काट दो तो आंसर कितना आएगा, 1/2। क्लियरली समझने की कोशिश करना। आंसर कितना आ गया हमारा, 1/2। विषम संख्या की प्रायिकता कितनी आएगी, 1/2 यानी 2/4। इसका मतलब क्या है कि यार ऐसे क्वेश्चन तो बड़े ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को कैसे व्यक्त करेंगे प्रतीक रूप में। यदि पासे पर प्राप्त अंक 2 से बड़ा है तो विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, इस चीज को व्यक्त करेंगे प्रायिकता। प्रायिकता को क्या बोलते हैं, पी। प्रायिकता किसकी, विषम संख्या। प्रायिकता किसकी, विषम संख्या आने की, बटे, बटा ऑब्लिक भी लगा सकते हैं इसको। नीचे लिखते हैं जो घटना पहले से घटित हो चुकी है, कब, यदि 2 से बड़ा अंक आ गया, आया है तो आंसर कितना है इसका, 1/2। ध्यान से समझना। इसका मतलब यह है कि इसको लिखेंगे अपन पी, विषम संख्या का कौन सा इवेंट था, ई, PE/F, और इसको बोला जाता है PE/F को, इसको बोलते हैं कि प्रायिकता यदि घटना F घटित हो चुकी है तो E की प्रायिकता, इसको बोलते हैं यदि घटना F घटित हो चुकी है तो घटना E की प्रायिकता। यही तो ये कह रहा है, इसी चीज को तो कह रहा है कि यदि घटना F घटित हो चुकी है, घटना F घटित होने का मतलब पासे पर प्राप्त अंक 2 से बड़ा है तो E की प्रायिकता यानी विषम अंक आने की प्रायिकता। तो यहां पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो इसका मतलब तो यार ये हो गया क्या, इसका मतलब थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, इसका मतलब यार 2 है क्या, 2 है क्या, तो 2 क्या है, यानी 2 ये कौन कौन से एलिमेंट थे, 3 और 5, 3 और 5 इसके अंदर है, दोनों के दोनों। क्योंकि आपको किसकी प्रायिकता पूछ रही है कि विषम संख्या प्रायिकता, तो विषम संख्या आप किसमें देखोगे, इसमें विषम संख्या देखोगे, और विषम संख्या पहले से आ चुकी है। विषम संख्या यानी ये वो एलिमेंट हैं जो दोनों में क्या है, कॉमन है। यानी ये जो 2 है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F, और बटे ये जो 4 एलिमेंट है वो 1 2 और 3 4, ये किसके एलिमेंट है, ये घटना F के एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन घटना F। और इसका आंसर कितना, ये किसका आंसर है, PE/F का आंसर है, PE/F का आंसर है। लेकिन इसी को ये इसको क्या बोलेंगे, प्रायिकता घटना E की यदि घटना F घटित हो चुकी है तो, यानी घटना F घटित होने के बाद में घटना E की प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन F। अगर मैं इसके अंश और हर में, यदि मैं इसके अंश और हर में किसका भाग दे दूं, सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या का, यानी
यहां से क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ये क्या है भाई, एलिमेंट किसमें, इंटरसेक्शन एफ में बटे सैंपल स्पेस। तो ये क्या बन गया आपका प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ और बटे ये क्या बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यही हमारा फॉर्मूला बाहर निकल के आता है कि किसी घटना एफ के घटित होने के बाद घटना ई की प्रायिकता को क्या बोलते हैं, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रायिकता एफ। तो यही आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या निकल के आता है, फॉर्मूला निकल के आता है। इसको ए बटे बी भी लिख सकते हैं, ए स्लैश बी भी लिख सकते हैं अपन। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या है कि किसी घटना एफ के घटित होने के बाद, किसी घटना एफ या ए लिख लो, उस घटना के नाम कुछ भी दे दो, किसी घटना एफ के घटित होने के बाद घटना ई की प्रायिकता, जिसको हम कैसे लिखेंगे, प्रायिकता घटना ई की बटे यदि एफ घटित हो चुकी है। इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेनेवर इवेंट एफ इज ऑलरेडी हैपेंड। यानी घटना ई की प्रायिकता यदि घटना एफ पहले ही घटित हो चुकी है। क्वेश्चन को याद करो कि यदि पासे पर प्राप्त अंक संख्या क्या है, पासे पर प्राप्त संख्या क्या है आपकी, इससे पहले क्या होता है, पासे पर प्राप्त संख्या क्या है, 2 से बड़ी है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो इसका मतलब वहां पर एक घटना घटित हो चुकी थी पहले से, कौन सी, 2 से बड़ी संख्या आना। उसने क्या बोला कि एक पासे को उछाला जाता है यदि पासे पर प्राप्त संख्या 2 से बड़ी, यानी वो घटना पहले से घटित हो चुकी है। तो अब बताओ कि पासे पर प्राप्त संख्या क्या होगी, विषम संख्या। तो वो यही तो चीज को व्यक्त कर रहा था कि घटना ई की प्रायिकता यदि घटना एफ घटित हो चुकी है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया प्रायिकता ए ई इंटरसेक्शन एफ, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन का प्रायिकता बटे निचले वाले की प्रायिकता, नहीं प्रायिकता ऑफ एफ। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। लेकिन यदि पी एफ का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो इनफाइनाइट वैल्यू ले लेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेनेवर एफ इज ऑलरेडी हैपेंड देन इज जस्ट टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी दोनों का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का प्रायिकता बटे निचले वाले की प्रायिकता। आपको कोई टीचर ये भी बता सकता है प्रायिकता ए बटे बी, यानी इसका मतलब क्या है कि घटना ए की प्रायिकता यदि बी घटना पहले से घटित हो चुकी है, यानी घटना बी के घटित होने के बाद घटना ए की प्रायिकता बराबर क्या आएगा, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रायिकता बी। यानी ध्यान रखना ऊपर तो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा इन दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन की प्रायिकता, यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, और नीचे क्या आएगा, नीचे वाले की प्रायिकता, यानी प्रायिकता ऑफ बी। ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसको थोड़ा सा क्या रखें ध्यान, क्योंकि यही इस पहली प्रश्नावली 13.1 की क्या है, जान है, पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी ये पूरी प्रश्नावली। अब इसके कुछ गुणधर्म हैं आपके, इसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। पहला गुणधर्म इसके अंदर क्या है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन एफ बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ये पहला गुणधर्म है इसका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस यदि एफ घटना घटित हो चुकी है तो ये बराबर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बटे एफ के प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेनेवर एफ आपकी क्या हो चुकी है, घटित हो चुकी है। तो इसका मान कितना आएगा, 1। ये क्यों, देखिए आपको भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस बटे एफ, प्रोबेबिलिटी किसकी, सैंपल स्पेस की, यदि घटना एफ घटित हो चुकी है तो फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। भाई ऊपर तो क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे क्या आएगा, प्रायिकता किसका, नीचे वाले का, यानी एफ का। अब आपको भी पता है कि यदि कोई भी घटना है, घटना का नाम एफ है और एस क्या है, सैंपल स्पेस, अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका, एफ ही तो आएगा।
भाई मान लो ये आपका एस है 1 2 3 4 और 5 एंड 6 और घटना एफ क्या है, घटना एफ है 1 2 3 या 1 2 ही मान लो। तो एस इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट का मतलब 1 2, इन सैंपल स्पेस में तो पूरे एलिमेंट है। और एफ क्या है, इसकी एक घटना है तो घटना हमेशा इसका क्या रहती है, उपसमुच्च। तो एस इंटरसेक्शन एफ का मान कितना आएगा, एफ के बराबर, यानी ये क्या बन जाएगा पी एफ और बटे पी एफ, और पी एफ बटे पी एफ का मान कितना आ गया, कट कर 1। तो पहली तो आपकी ये प्रॉपर्टी है कि प्रायिकता किसकी, सैंपल स्पेस की, यदि घटना एफ घटित हो चुकी है तो बराबर कितनी आएगी आपकी 1। इसको जनरली ऐसे समझ लो कि भाई आपकी ये घटना घटित होने के बाद इस घटना की प्रायिकता ये तो पहले से ही घटित हो रही है आपकी, तो ये तो आपकी कैसे होगी, श्योर इवेंट बन गई, एक तरीके से निश्चित क्या बन गई, घटना बन गई। तो पहला गुणधर्म तो आपका ये है। दूसरा गुणधर्म क्या है आपका, देखिए दूसरा गुणधर्म है आपका, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, आप इसको बिल्कुल पॉज करके देख लेना, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्या है आपकी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बटे एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बटे एफ, ये किसके बराबर होगी, ये आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे एफ, इसके बराबर आने वाली है। इसको भी हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं, या आप कह सकते हो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बटे एफ को क्या लिख सकते हैं भाई, प्रायिकता, कंडीशनल प्रायिकता क्या कहती थी कि कंडीशनल प्रायिकता कहती थी पी ए बटे बी का मान किसके बराबर होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी के। ये तो कहता है आपका कि पी ए बटे बी क्या होगा, इन दोनों का तो इंटरसेक्शन, और बटे बी पी बी के। तो यहां से क्या होगा, चाहे आप ऐसे भी याद कर सकते हो, चाहे इसको प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, इसका इंटरसेक्शन, यानी ए यूनियन एफ और इंटरसेक्शन कितना एफ, और बटे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये आ जाएगा आपका। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, अभी तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताई है कि प्रायिकता ए की यदि घटना बी घटित हो चुकी है, तो किस घटना की प्रायिकता, ए की यदि कौन सी घटना घटित हो चुकी है, बी घटना घटित हो चुकी है, तो कहते हैं कि भाई ऊपर तो ले लो प्रायिकता इन दोनों के इंटरसेक्शन का, और नीचे वाला नीचे रह जाएगा पी बी। तो इसका मतलब भी तो यही है कि प्रायिकता ए यूनियन एफ की बटे एफ घटित हो चुकी है। ए यूनियन सॉरी बी लिखता हूं यहां पर मैं, एफ की जगह बी, तो यहां पर भी अपना बी आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यदि एफ घटित हो चुकी है तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन नीचे वाला, ऊपर वाले और नीचे वाले का इंटरसेक्शन। तो आपने कक्षा 11 में एक नियम पढ़ा होगा, क्या नियम पढ़ा होगा कि अगर ए यूनियन बी का हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं एफ का, एफ यानी मैं आपको नियम बता देता हूं कि मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है ए इंटरसेक्शन तो बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये इसका आंसर होता है। ये आपकी सेट वाली प्रश्नावली में चलता था कि ए का इंटरसेक्शन अगर बी यूनियन साथ सी के साथ में किया जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहां से भी क्या सिनेरियो बनेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बनेगा, इसका इसके साथ, यानी ए इंटरसेक्शन एफ, ए इंटरसेक्शन एफ, और क्या आ जाएगा आपका यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, और बटे क्या है आपका, बटे आपका पी एफ है, बटे आपका क्या है, पी एफ है। अब देखिए आपका, आपको पता है ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, और यहां पर इसकी बात की जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अभी अभी मैंने पढ़ा था अपन ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही पढ़ा था अपन ने। ये बिल्कुल इसकी डेरिवेशन है, अगर इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये याद रखना है। तो अपन ने क्या किया कि यहां पर क्या लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की तरह ये काम कर रहा है, बी की तरह ये काम कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी ये वाला
फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी ये वाला माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी इन दोनों का क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो क्या आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी बी इंटरसेक्शन एफ और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ और बटे में इनका क्या कर सकता हूं अलग अलग क्या दे सकता हूं साथ में ही भाग दे सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का भाग दे सकता हूं। अब देखिए क्या सिनेरियो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी एफ। तो ये क्या बन गया इन दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे प्रोबेबिलिटी एफ है तो इसको क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे एफ और ये बन गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे एफ। और आपको पता है देखो अगर किसी भी मान लीजिए ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ तो ये आपका किसके बराबर हो गया ये आपका जो बराबर हो गया वो हो गया ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी। भाई किसी भी संख्याओं का अपन इंटरसेक्शन कितनी भी बार ले लीजिए तो इंटरसेक्शन तो एक बार ही आएगा कॉमन ही तो आएगा यानी ए का इंटरसेक्शन एफ के साथ में और फिर बी का इंटरसेक्शन एफ के साथ में। तो इनका मतलब ये है कि आपके जो एलिमेंट आएंगे वो सारे क्या आएंगे कॉमन एलिमेंट आएंगे और कॉमन एलिमेंट के लिए क्या लगाएंगे इंटरसेक्शन लगाएंगे यानी ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी या अपन कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन एफ और बटे कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहां से आपको पता है फिर ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे एफ और ये बन गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे एफ। तो यही चीज हमको क्या करनी थी इसके अंदर डेरिवेट करनी थी। हालांकि आपको यही याद रखना है डेरिवेशन मैंने आपको करके बता दी कि कैसे ये इसका सिनेरियो आया है। तो ये आपका था इसके अंदर एक गुणधर्म और चलता है फिर इसके अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर एक और गुणधर्म आपका चलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मतलब नॉट को दर्शाता है। यदि एफ घटित हो चुकी है तो ये आपका आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ इसके बराबर होगा। हम इस चीज को भी क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बटे एफ बराबर क्या होगा 1 माइनस पी ई नॉट अपॉन एफ। तो यहां पर कह सकते हैं कि किसी घटना ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता यदि घटना एफ घटित हो चुकी है तो उसका मान बराबर होगा 1 माइनस उस घटना के घटित होने की प्रायिकता यदि घटना एफ क्या हो चुकी है घटित हो चुकी है। तो अभी तक हमने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हमने कुछ गुणधर्म पढ़े। यही गुणधर्म आपके कल 13.1 के अपन क्वेश्चन करेंगे उनमें काम आएंगे। तो इसमें से ज्यादा गुणधर्म आपके काम आने वाले नहीं है मात्र एक फॉर्मूला आपके इसमें काम आने वाला है जो मैंने बताया था जिसको मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी या इसको बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी का मतलब भी यही होता है ए और बी की जगह क्या आ जाएगा ई और एफ आ जाएगा। बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि प्रायिकता घटना ए की यदि घटना बी ऑलरेडी घटित हो चुकी है घटना ए की प्रायिकता यदि घटना बी ऑलरेडी घटित हो चुकी है तो इसका मान आएगा प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रायिकता ऑफ बी यानी पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन का प्रायिकता आ जाएगा ऊपर और नीचे वाले की क्या आ जाएगी प्रायिकता और पी का मान कभी नहीं होना चाहिए 0। तो कल हम इस यूनिट को चालू कर देंगे बिल्कुल 13.1 के एक क्वेश्चन हम करेंगे कल अपन। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचे उनको भी थोड़ा सा क्या हो लाभ मिले। धन्यवाद।